कंप्यूटर गैजेट्स भी इंसानों जैसी हरकत करते हैं। हुआ क्या, देखिए आज मैं 2 बजे रात को पीपीटी बना रहा था आपका कंप्यूटर के लिए, ओके। बट इसने किया क्या कि जो मेरा फाइल था, पता नहीं विंडो 10 में कौन सा इन लोग अपडेट डाल कर रखते हैं, हमेशा से अपडेट ही होते जाता है। और इसमें देखिए इसका इंटरनेट से कनेक्ट था, अब इसको टेम्प्रोरी फाइल बना दिया, टेम्प्रोरी फाइल टीएमपी फाइल बना दिए, तो सारा मेरा किया धरा बेकार चला गया। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में देखिए वीडियो 8 बजे आता है, बट आज लेट हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेसिंग वगैरह का भी टाइम होता है, तो उसको थोड़ा सा आज मैनेज करके चलिएगा। तो आज मैं साइंस का पेपर लेकर आ रहा हूँ और इंग्लिश में नहीं डाल पाई हूँ, बट हाँ वीडियो के ड्यूरिंग आपको इतना इंग्लिश बता दिया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, तो देखिए प्रॉब्लम से को हैंडल करना है, ठीक है। उसको अपने सर पे नाचने नहीं देना है, तांडव नहीं करने देना है। तो मैं तांडव किसी को करने नहीं देता हूँ, ओके। तो समझ लीजिएगा इसको। तो प्रॉब्लम आता है तो उसको हैंडल करके चलिए, ओके। जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड सिविल 2022 के एग्जाम में आपका पेपर 3 में यह लुक्रेटिव होगा, ओके। और बाकी यह क्या है आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट बॉक्स ओपन है, जहां भी प्रॉब्लम होगा आपको बता दीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। यही तरह प्रॉब्लम था, आपने समझ लिया। एक पहला क्वेश्चन आता है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, यानी कि जब कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप लोग फ्राई कर देते हैं तो वो कैंसरजनक हो जाते हैं। आपको क्यों उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा वसा के चलते, हाइड्रोजन चलते, पकाने के तेल के चलते, निकोटीन के चलते। देखिए उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होता है, इसी के चलते जो है ज़्यादा तलिएगा तो ज़्यादा वसा जाएगा, और ज़्यादा तलिएगा तो उसमें क्या हो जाता है, कैंसर जनित बीमारी हो जाएगा, ओके। फैट ज़्यादा लीजिएगा तो फैट हो जाएगा। बॉडी के लिए ज़्यादा फैट सही नहीं होता है, थोड़ा बहुत फैट चाहिए, ओके। थोड़ा बहुत फैट चाहिए। बताया था ना कि हम लोग का बॉडी जो होता है क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको उसके लेयर जो लेयर होता है, जब जस्ट स्किन के नीचे लेयर बना होता है फैट का, क्योंकि बाहर से अगर चोट लगता है तो इंटरनल ऑर्गन को थोड़ा सेफ रखने के लिए फैट जो है से काम करता है, गद्दा जैसा काम करता है। तो फैट का यूज़ है, ओके। और भी बहुत सारा काम है इसका, तो यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। फैट हो गया। बाकी हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जितना भी आपका एसिड है उसमें हाइड्रोजन जो है से अनिवार्य मात्रा में, मतलब अनिवार्य एक एलिमेंट है ना, एक अनिवार्य एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। बाकी न्यूक्लियन तो टोबैको वगैरह में पाया जाता है, आप लोग सुने होंगे, ओके। और टोबैको में जो वायरस था, मोजाइक वायरस, वो पहला वायरस खोजा गया था। हो गया आपका, आई थिंक समझ चुके होंगे यहाँ से ये सारे क्वेश्चन वगैरह। टॉपिक बाकी देखते चलिएगा, ओके। और विटामिन डी, सेकेंड क्वेश्चन आता है, विटामिन डी क्यों नेसेसरी है, क्यों अनिवार्य है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए क्यों है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाए रखने के लिए, हड्डी को मजबूत रखने के लिए। देखिए काम तो आखिर विटामिन डी का सब है, ओके। लेकिन मेन रूप से इसका काम है ना कि भोजन से कैल्शियम को अवशोषण के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का भी अवशोषण करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का ऐसे अवशोषण करता है विटामिन डी। हमारे जब खाना वगैरह खाते हैं, ओके, तो वहाँ से उसको कैल्शियम, उसमें से जो भोजन होता है उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या करता है, अवशोषण करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि थोड़ा सा विटामिन डी आखिर बनता कैसे है। ऐसे विटामिन डी याद रखिएगा, विटामिन डी जो है से आपका सनलाइट से मिलता है हम लोग जनरली, और सनलाइट से डायरेक्ट नहीं मिलता है। मैं पहले ही बताया था कि सनलाइट से जैसे बॉडी पर जैसी लाइट पड़ता है, ओके, तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पता है ना, कोलेस्ट्रॉल। तो जब सनलाइट जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलता है तो वहाँ पे विटामिन डी बन जाता है, ओके। अब यही विटामिन डी है से आपका देख लिए मेन काम है भोजन से कैल्शियम को अवशोषण करने के लिए, जो है से क्या करता है, अनिवार्य है, ओके। और यही कैल्शियम और फास्फोरस, आपको पता होगा कि हमारा जो बहुत सारा बोन्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। दांत देखे हो ना, दांत में सुने होंगे कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है दांत, सबसे मजबूत होता है दांत का एनिमल। समझ गए। तो यही सारा क्वेश्चन है इसका। विटामिन डी एक हार्मोन भी है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, विटामिन डी एक हार्मोन भी है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बता सकते हैं आप लोग, केमिकल नेम जो है से आप लोग बताइए, तो विटामिन डी का केमिकल नेम बताइए, पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है उसमें जल के संतुलन के लिए, यानी कि देखिएगा कि बैलेंस के लिए आवश्यक है वाटर का बैलेंस, बॉडी में वाटर का बैलेंस करने के लिए आवश्यक है, कौन है। हार्ट है, यकृत है, गुर्दा है, फेफड़ा है। अंग्रेजी बताता हूँ, इसका हार्ट होता है हृदय, यकृत को लीवर बोला जाता है, गुर्दा को आप लोग किडनी बोलते हैं, और फेफड़ा को आप लोग लंग बोलते हैं, ओके। चलिए समझ गए, तो बताइए जरा। तो देखिए जो उसमें आप लोग देखने को मिलेगा, जो जल के संतुलन के उत्तरदायी हुआ है आपका गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी क्या करता है, हमारा जो बॉडी में है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। आप लोगों को सुना होगा कि ब्लड से क्या करता है, कि ब्लड से बहुत ज़्यादा जो यूरिया वगैरह होता है, और फिर जितना भी जो नाइट्रोजन से रिलेटेड वेस्ट होते हैं, ओके, उनको क्या करता है, उनको जो है से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और पता होगा आपको कि जितना यूरिया वगैरह होता है, यूरिक एसिड वगैरह, सारा जो है से यूरिन के फॉर्म में, ओके, शरीर से बाहर निकल जाता है। और वहाँ से देखिए जितना भी वाटर वगैरह मात्रा निकालना होता है उतना ही वाटर भेजता है। तो वाटर रेगुलेट करने के काम आपका किडनी ही करता है, ओके, समझ गए। बाकी तो फेफड़ा तो आप लोगों को पता होगा, और लंग्स वगैरह सांस लेने में आप लोग का यूज करते हैं। और लीवर तो बताया था आपका
बॉडी का कारखाना यही है, ठीक है, बॉडी का कारखाना है, बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और हृदय का काम होता है हार्ट को पंप, मतलब ब्लड को पंप करना, ठीक है। चलिए, हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं ना, हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं ह्यूमन का। अच्छा, फिश में कितना कोष्ठ होता है बताइएगा जरा, फिश में जो है चैम्बर कितना होता है? आई होप कि समझ चुके होंगे, ओके। और लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना, लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इंटरनल ऑर्गन। और अगर बाहर वाला बोले तो स्किन बना टिक लगा लीजिएगा। रकाब यानी कि स्टीपिज की हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखिए, मैं डिस्कस कर रहा था, जब मैं मसल्स डिस्कस कर रहा था, अभी लास्ट ही वीडियो में डिस्कस कर रहा था, जब बताया था कि हमारा बॉडी में लगभग 639 यानी कि 640 के आसपास जो है मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ डिस्कस किया था इसको, स्टेपिज जो है सबसे मुलायम हड्डी, जो हड्डी है सबसे छोटी हड्डी है, और यहाँ पे सबसे छोटी मसल्स भी है। यहाँ पे जो मसल्स होता है स्टेपिज का मसल्स, और सबसे छोटा मसल्स होता है। सबसे बड़ी मसल्स कहाँ होता है? वही होता है सबसे बड़ा मसल जहाँ पे सबसे बड़ा हड्डी होता है। और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ होता है? तो आपके थाई में होता है, जांग में होता है, ठीक है। तो हो गया। तो वही स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है भाई। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा आपको रुधिराणु बताना है, श्वेत रुधिराणु बताना है, आरबीसी बताना है, ओके। सबसे बड़ा रुधिराणु कौन है? तो देखिए, लसिकाणु यानी कि जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, एक केंद्राणु या फिर जिसको आप लोग मोनोसाइट्स बोलते हैं। मोनो मतलब एक होता है, कल बताया था ना, मोनोडाई वगैरह। बिंबाणु होता है थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर रक्ताणु होता है लाल रुधिर कणिका, जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ओके। क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो सबसे बड़ा श्वेत है रुधिराणु है, क्या है? श्वेत रुधिराणु सबसे बड़ा है, वो है एक केंद्राणु, जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। इसको याद रखिएगा, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऐसे ब्लड के बारे में यहाँ बात हुआ है, तो ब्लड एक जो है आपका जो है संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ना। बहुत सारा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एरिकुलर टिश्यू, तो चर्चा करेंगे कभी। अभी तो बहुत सारी चीज़ आने वाले हैं, ओके। धीरे धीरे आते रहेगा, ओके। ज्वाइन करते रहिए। इतना बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट एक बार चेक कीजिएगा, ओके। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग इन्जॉय कीजिए जाकर। देखिए, पहले शुरू जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाएगी, ओके, आप लोग को और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए, ओके। चीज़ें धीरे धीरे और बेहतर होती जाती है, यह नियम है, ओके। एक केंद्राणु मोनोसाइट हो गया आपका आंसर। बाकी ब्लड के बारे में बता दिया, आपका कनेक्टिव टिश्यू है एकदम, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक ब्लड होता है आपका, देखे होंगे ओ पॉजिटिव, ओके, और एक होता है ए बी वगैरह ब्लड होता है, ठीक है। तो जो ओ पॉजिटिव और जो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होता है, एक को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो ओ माइनस वाला को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, प्लस वाला को नहीं। और ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से ले सकता है। ए बी जो है वह किसी से ब्लड ले सकता है। तो ओ माइनस होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को दे सकता है। और ए बी माइनस किसी से, ए बी जो है किसी से ले सकता है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, ए बी ब्लड वाला। चलिए, तो हो गया, यहाँ से सब चीज़ समझ गए होंगे, ओके, ब्लड वगैरह के साथ बारे में वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? आपको याद होगा, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ओके। इसका आंसर हो गया रॉबर्ट हुक। क्या हो गया? रॉबर्ट हुक हो गया, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए, अब यहाँ से एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किसका आविष्कार किए थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किसका आविष्कार किए थे? तो ये थे आपके बैक्टीरिया के ना, ठीक है, बैक्टीरिया के खोज किए थे। और इवानोस्की जो थे वायरस का खोज किए थे। इवानोस्की जो थे आपका वायरस की खोज किए थे, बैक्टीरिया खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ओके, काम आएगा। रॉबर्ट हुक, अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड पूछते हैं क्योंकि बहुत फेमस ना है। सेल का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक है। प्याज के झिल्ली वगैरह देख रहे थे, तो उसमें मधुमक्खी का जैसा जो आप देखे होंगे ना, कि जो घर दिखता है मधुमक्खी का छत्ता वगैरह, तो उस जैसा उनको स्ट्रक्चर देखा था। उन्हीं को सेल नाम दिए थे, कंपार्टमेंट्स वगैरह हुआ था, तो उसको सेल नाम दिए थे, ओके। रॉबर्ट हुक थे वो पर्सन। सेल का एक न्यूक्लियस भी होता है। इस सेल जो अभी बात करें, रॉबर्ट हुक जो एनिमल प्लांट में सेल पाया जाता है, उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। उस न्यूक्लियस की खोज जो है ना से रॉबर्ट ब्राउन किए थे। क्या बोल रहे हैं? उस न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे, याद रखिएगा। मैं न्यूक्लियस से बात कर रहा हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स से बात कर रहा हूँ, उस एटम वाला न्यूक्लियस नहीं बात कर रहा हूँ ना। एटम वाला न्यूक्लियस की खोज आपका किए थे रदरफोर्ड ना, तो इनको याद रखिएगा, अलग चीज़ है वो, ओके। एटम का अलग है। आई होप कि यहाँ से सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, ओके, सेल वगैरह के बारे में, ओके। और हमारा बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल्स ना, याद रखिएगा, सबसे बड़े सेल होता है नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? जल का, क्लोरोप्लास्ट का, ऑक्सीजन का, धूप का, किसका जरूरत नहीं है? बताइए जरा। तो देखिए, अगर थोड़ा सा आपको रिएक्शन याद होगा, क्या होगा? रिएक्शन याद होगा, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब रिएक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर थोड़ा सा याद हो आपको, ठीक है। तो छोटा बच्चा में तो बहुत सारा पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर यहाँ पे सनलाइट होता था। क्या होता था? सनलाइट। और क्लोरोफिल होता था। क्या होता था? क्लोरोफिल, या जो क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट होता है, जिसको ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं।
क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है से आपको ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 प्लस यहाँ पे O2 गैस जो है से निकल जाता है। इसको बैलेंस अभी नहीं किया हूँ, ओके, बैलेंस तो कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ओके, वहाँ से निकल के आता है आपका, देखिए ग्लूकोज बन जाता है, ओके, और यहाँ पे O2 गैस रिलीज होता है। तो O2 गैस चाहिए नहीं, हाँ एक चीज़ जरूरी है, ओके, एक चीज़ जरूरी है कि पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस ही चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस ही चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, ओके। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्लांट जो है से दोनों गैस को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है, ऑक्सीजन को भी लेता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह कहाँ से आता है, तो वह आता है आपका वाटर से। तो इसको याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। चलिए, एक यहाँ से टर्म से लेकर आता है ट्रांसपिरेशन, क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है ट्रांसपिरेशन। थोड़ा सा ना बिना वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, मैं बहुत भर भर के इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। और एक चीज़ हमेशा से याद रख लीजिएगा, मैं जितना भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ओके। अब जब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है इसका मतलब अगर पता नहीं है तो उसको आपको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेबस साइंस जनरल साइंस दे के रखे हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ओके। तो हम लोग सब चीज़ अच्छा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कम पढ़कर अगर जाइएगा तो जॉब दूसरा कोई ले जाएगा, इसे याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं हिंदी में वाष्पोसर्जन। अब वाष्पोसर्जन क्या होता है समझिएगा, वाष्पोसर्जन होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो पौधा जो लोग रिलीज करता है, एक्सेस वाटर को जब प्लांट्स वगैरह देखिएगा रिलीज करता है स्टोमेटा के थ्रू, जो छोटा छोटा छिद्र होता है पत्ती में उसको स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके थ्रू जब रिलीज करता है वाटर को तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, हिंदी में इसको वाष्पोसर्जन प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और पौधा लोग वाष्पोसर्जन करता क्यों है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। जैसे कि आप गर्मी के दिन में नहाते हैं तो जैसे उससे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है, यानी ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा तो ठंडा लगता है। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन जो है से टेम्परेचर को रेगुलेट करने में प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको याद रखिएगा, ओके, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक काम और भी होता है, जैसे कि इसका एक और काम है, ट्रांसपिरेशन जब होता है ना तो वहाँ पे पत्ती में वैक्यूम क्रिएट होता है तो नीचे जड़ से पानी भी ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। तो दो काम होता है यहाँ से। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो हो गया। बाकी प्लांट्स की बात आया तो थोड़ा सा जाइलम याद रख लीजिएगा, जाइलम के बारे में, ओके, और एक फ्लोएम के बारे में, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में याद रख लीजिएगा। जाइलम को जाइलम ही तक बोलते हैं, फ्लोएम को फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम जो होता है, ओके, वो जल का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और फ्लोएम है से फल का यानी कि फ्रूट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको याद रख सकते हैं, ओके। चलिए, जाइलम फ्लोएम दो टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि मल वाहित मल किस प्रकार की अशुद्धियों को उदाहरण है। तो बताइए, नाइट्रेट वगैरह फॉस्फेट वगैरह जो निकलता है सब मल एक तरह का गंदगी जो है से वेस्ट आप बोल सकते हैं, ओके। तो किस तरह का एग्जाम्पल है, कार्बनिक है यानी कि कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक को कार्बनिक बोलते हैं, और अकार्बनिक है यानी नहीं, कार्बनिक को कार्बनिक नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। कार्बनिक बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक बोला जाता है इसको ना। तो अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक या फिर पोषक तत्व है, या क्या पोषक तत्व रहेगा, न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाएगा क्या, और रुपये में से कोई नहीं। तो देखिए, जितना भी नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह सब धातु दिख रहा है वो सब अकार्बनिक है। क्या है, अकार्बनिक है, ठीक है। अब इस अकार्बनिक मतलब इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। क्या होता है, इनऑर्गेनिक। आप लोगों ने इंटरमीडिएट वाले इनऑर्गेनिक, ओके, इंटरमीडिएट वाले पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जितना भी आप लोग देखे होंगे जो केमिकल वगैरह से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, केमिकल्स वगैरह होता है, उसमें इनऑर्गेनिक आ जाता है। और जो इसमें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद है ना, तो इस तरह होता है कार्बनिक और अकार्बनिक, ओके। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि HCl क्या है, तो HCl एक अकार्बनिक है, ओके। HCl क्या है, एक अकार्बनिक है। और अगर एग्जाम्पल बोल दूँ HCOOH क्या है, तो HCOOH क्या है, एक कार्बनिक है। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, ओके। तो इसीलिए हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो बोला था ना कि एसिड में H जरूर होगा, जितना भी एसिड देख रहे हैं, ओके, वहाँ पे H होगा ही होगा, COOH माइनस होता है, H प्लस होता है, ओके। तो समझ गए, तो यही सारा होता है, ये सब चीज़ ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आभासी फल का उदाहरण बताना है। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट के बारे में आपको बताना है, ओके। किसके बारे में, फॉल्स फ्रूट के बारे में आपको बताना है। देखिए, फॉल्स फ्रूट का उदाहरण आपका सेब है। अब मैं बताता हूँ कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है। तो देखिए, फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है, दो चीज़ होता है। आप लोगों को पता होगा फर्टिलाइजेशन कोई टर्म होता है। फर्टिलाइजेशन में ओवरी से जो फल बनता है, ओवरी समझते हैं ना, अंडाशय से जो फल बनता है उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और जो अंडाशय से नहीं बनता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जो अंडाशय से नहीं बनता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, यानी कि इसमें ओवरी से नहीं बनता है,
ठीक है। और ऐसे फ्रूट को हम लोग स्यूडो कार्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो कार्ब, ठीक है। PSEUD होता है ना स्यूडो कार्ब, तो उसको स्यूडो कार्ब भी बोला जाता है फॉल्स फ्रूट को। एग्जाम्पल में आपका सेब आ जाता है, ओके, और आपका फल नाशपाती आ जाता है, काजू आ जाता है, लौकी, ककड़ी, सब एग्जाम्पल वगैरह देखे होंगे तो सब फल आ जाता है। स्ट्रॉबेरी, ये भी एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। तो ये सारा क्या होता है कि आप लोग का जो ऐसे देखने को मिलेगा कि ये अंडाशय से नहीं होते हैं, ठीक है, अदर देन जो ओवरी होता है उससे जो है से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको आभासी फल बोल सकते हैं। बाकी सारे आम वगैरह, अमरूद वगैरह, टमाटर वगैरह वो सब ओवरी से होते हैं, तो सब जो है से ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है, आभासी फ्रूट नहीं है, ठीक है, ट्रू फ्रूट है, ओके। आम का तो नेशनल फ्रूट है हमारा मैग्रीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम याद रख लीजिएगा। चलिए, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, इसको याद रख सकते हैं हम। समझ गए आभासी फल के बारे में? तो यही सारा होता है। फिर से बता दूं क्या, जो आभासी फल है जो ओवरी से नहीं बनेगा, ओवरी से जो नहीं बनता है वो होता है आपका फॉल्स फ्रूट, ओके, और जो ओवरी से बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ओके। चलिए, आंसर सेव हो गया। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ठीक है, फिग, अंजीर वगैरह होता है, वो सब आभासी फल है। मृदा में जल के तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बताइए जरा। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसियोमीटर। हमको लगता है ना इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओके। जब मैं नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट था, ओके, उसमें जब डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन, तो वहाँ पे आया था एक टॉपिक, ओके, तो वहाँ पे मैं आपको बताया था कि जो तनाव मापने के लिए यूज होता है, ओके, उसको हम लोग यूज करते हैं टेंसियोमीटर। तो यहाँ से तनाव मापी याद रखिएगा, क्या है? तनाव मापी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग। बाकी प्रकाश मापी आप लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यूज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को, ओके। उसके बाद उच्च ताप मापी क्या हो, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं। और जो यहाँ शुष्काद्रता मापी है उसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? वातावरण में जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसको मापने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका तनाव मापी हो गया, यानी कि टेंसियोमीटर हो गया, ओके, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चार्ज होता है, चार्ज देखें, चार्ज प्लस माइनस चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज, तो कोई बॉडी पर कितना प्लस माइनस चार्ज है, ठीक है, बताइए। तो उसको मापने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। और सिंपली में आप लोग देखिएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज जनरली करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या की अंग्रेजी में इसको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी वाले को दिक्कत नहीं हो रहा है ना? तो किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, ओके, तो वह जो द्रव्यमान संख्या है ए इज इक्वल टू, वो होता है जेड प्लस एन होता है। क्या होता है? जेड प्लस एन। जेड प्लस एन क्या होता है? जेड को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ए को एटॉमिक मास बोलते हैं, और एन जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो आंसर आपका चला गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और याद रखिएगा एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, बैलेंस करके चलता है, ओके। तो समझ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए, बाकी एक बार जाकर ट्राई कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, और आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आवर्त सारणी के रूपों में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? तो जो आवर्त सारणी यानी कि जो पीरियड टेबल है, आप लोग बताइए कि सबसे पहले जो ऐसे किसने किया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण? तो देखिए आप लोग, मेंडलीव, लेवेजियर, ठीक है, लोथार मेयर या फिर जॉन न्यूलैंड्स। तो देखिएगा, तो देखिए साइंटिस्ट लोग तो मतलब जितना भी आप लोग केमिस्ट देखिएगा बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण मतलब देखा गया था सबसे सुटेबल वो किए थे आपका मेंडलीव। तो मेंडलीव का पीरियड टेबल आप लोग पढ़े हैं ना? मेंडलीव का पीरियड टेबल एटॉमिक मास पे था। क्या था? एटॉमिक मास पे था इनका पीरियड टेबल, याद है। और अभी जो पीरियड टेबल आप देख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर पे है। क्या है? एटॉमिक नंबर पे है, ओके, एटॉमिक नंबर पे है। एटॉमिक नंबर को आप लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को आप लोग बोलते हैं जेड। तो एटॉमिक नंबर पर है, और मोजले तैयार किए थे। क्या किए थे? मोजले जो है तैयार किए थे। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि जो तत्व का सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, ओके, कार्बन का सिंबल है C, कैल्शियम का सिंबल है Ca, ओके, पोटेशियम का सिंबल है K। तो ये सारा जब सिंबल देखते हैं तो सबसे पहले किसने दिया था सिंबल वगैरह? तो दिए थे, आपको याद रखिएगा, कैवेंडिश। क्या कहते हैं? कैवेंडिश जो है से आपका जो है तत्वों का नाम दिए थे, तो इसको याद रखिएगा कैवेंडिश, वही कैवेंडिश जो कि हाइड्रोजन की खोज किए थे, ठीक है। तो मेंडलीव हो गया, बाकी सारा चीज डिस्कस हो गया। न्यूलैंड्स का ना अष्टक सिद्धांत है, सारे गामा पादा नी स, ठीक है। तो 8 सिद्धांत पर यह म्यूजिक का जो टोन होता है, ओके, सुर, उस पर ऐसे एलिमेंट को सजाने की कोशिश किए थे। और एक डॉबराइनर थे, वो ट्रिक दिए थे, ट्रिड्स बोलते हैं उसको हिंदी में, ट्रिड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं त्रिक, मतलब 3 का योग था, ओके।
उनका भी मासी नंबर बता कि बीच वाला का जो एटॉमिक मास है वो पहले और थर्ड वाला के एवरेज के बराबर होता है, ऐसे कुछ था। ऐसे कुछ क्या था, यही था। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। देखिए कार्बनिक यौगिक में, मैं क्वेश्चन कर रहा था किसी एसिड में, बताया था ना कि किसी एसिड में उसको एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए। ओके, किसी आदमी में आदमीता होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। ओके बताइए जरा, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कार्बनिक होने के लिए उसमें कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन। बाकी अमोनिया जस्ट आयरन नहीं चाहिए। अगर ये सब रह जाएगा, रहता है तो सब आपका देखिएगा कि अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। बताया था ना अभी, तो कार्बन जरूर होना चाहिए ना कार्बनिक तत्व होने के लिए। ओके, बाकी जस्ता के साथ कॉपर मिला दीजिएगा तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है ब्रास, मतलब पित्तल। ओके चलिए, आयरन वगैरह, अमोनिया का ना एक फार्मूला होता है NH3। अब इसको बनाने के लिए एक हार्बर प्रोसेस है ना, क्या है, हार्बर प्रोसेस, याद रखिएगा अमोनिया बनाने का। आयरन वगैरह का सिंबल Fe होता है, फेरम तो आप लोग जानते होंगे, ये तो स्टील वगैरह बनाने में यूज होता है। आरएन क्या है, आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, तो छोटे छोटे ऐसे ही पूछ सकते हैं। डब्ल्यू किसका है, तो जो बहुत फेमस है उसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। आरएन जो है आपका देखने को मिलेगा रेडॉन का है। क्या है, रेडॉन का सिंबल है, किसका है, रेडॉन का, रेडियम का नहीं है। ओके, रेडियम का सिंबल Ra होता है। क्या होता है, Ra। ओके, Ra वही रेडियम जिसका मैरी क्यूरी खोज किए थे। रेडियम रुथिनियम वगैरह नहीं होगा, ये सब देख लीजिएगा, ये तो पूछेंगे नहीं। रेडियम क्या सकते हैं, Ra, और रेडॉन का Rn। रेडॉन देखिएगा थोड़ा सा, तो इसको जो है रेडॉन जो है आपका एक अक्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। इन लोगों को ग्रुप 18 में रखा गया है। क्या रखा गया है, ग्रुप 18 में हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, पढ़े हैं ना, प्रियोटेबल। तो बहुत सारा चीज़ है, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो ये सारा आप लोग देखे होंगे। तो रेडॉन उसी में आता है, ग्रुप 18 में। और यही आपका क्या है, एक रासायनिक इसका चिन्ह Rn हो गया रेडॉन का। और आपका देखने को मिलेगा कि इन लोग का जो अंतिम कक्षा होता है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फुल फील्ड होता है, एक्सेप्ट हीलियम। तो आपका देखने को मिला हीलियम, हीलियम का 2 ही होता है ना, बेचारा के पास 2 ही होता है, बाकी सबका फुल फील्ड होता है। ओके, बाहरी कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पायस। पायस नाम सुने हैं, पायस एक कोलाइडी होता है। क्या, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या फिर ठोस में ठोस का। तो देखिए जो एक कोलॉइड से पार्टिकल्स होता है, आप लोग सुने होंगे कोलॉइड पार्टिकल होता है, सस्पेंशन वगैरह सुने होंगे। ओके, तीसरा जो पार्टिकल्स होता है उसमें पायस आता है। तो मिल्क जो एग्जाम्पल है आप देखे होंगे, मिल्क वगैरह। ओके, तो उसका पायस का एग्जाम्पल है, ऑयल वगैरह बहुत सारा। तो पायस जो होता है ना, द्रव में द्रव का मिक्सचर होता है। क्या होता है, द्रव में द्रव का मिक्सचर होता है। बहुत सारे पार्टिकल्स द्रव के रूप में रहते हैं और उसमें वाटर भी होता है, तो वही होता है द्रव में द्रव का मिक्सचर, एक पायस है। तो मिल्क के बारे में याद रखते हैं, मिल्क के एग्जाम्पल बहुत सारा पूछते हैं। क्या है, इमल्सन है, पायस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांक के अचर में। क्या होता है, प्लांक के अचर में, यानी कि प्लांक कांस्टेंट ना, प्लांक कांस्टेंट के बारे में सुने होंगे। तो प्लांक कांस्टेंट में किसका विमाय होता है, क्या होता है, किसका डायमेंशन होता है। तो प्लांक कांस्टेंट के बारे में यहाँ से बात करें तो बीमा होता है आपका कोणीय गति का। क्या होता है, कोणीय गति का आपका बीमा होता है। इसको आप लोग बोल सकते हैं एंगुलर मोशन। क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोशन। ओके चलिए, तो याद रख लीजिएगा इसको, एंगुलर मोशन। बाकी ऊर्जा बल इस बताया था ना, ऊर्जा का यूनिट बताया था जूल। ठीक है, ऊर्जा का यूनिट बताया था ना जूल, और फोर्स का यूनिट बताया था न्यूटन। अभी फोर्स पर एक और क्वेश्चन आने वाला है। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है। क्या होता है, झील जो है से जम जाता है। तो इसको याद रखिएगा, नीचे का पानी को छोड़कर कितना डिग्री पर पानी जमता है, यानी कि वाटर का आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिए हैं। क्या पूछे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बोलते हैं। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है से झील जो है से पानी जम जाता है। अंदर का पानी नहीं जमता है ना, ऊपरी वातावरण जमता है। क्योंकि वाटर का देखिएगा ना, एक बहुत ही अजीब तरह का प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर इसको मिलता है उतना ही पार्ट तक जमता है। अंदर वाला पार्ट जो है गर्म नहीं, मतलब ठंडा गर्म रहता है थोड़ा ऊपर की अपेक्षा, तो नहीं जमता है। वाटर का एक एनामलस प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। पूछते हैं यहाँ से कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, किस पे होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस होता है मैक्सिमम, उसके बाद घटने लगता है। जैसे अगर वाटर जनरली उधर से लाइएगा ना, तो यहाँ से डेंसिटी उसका जो है पहले यहाँ तक जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, फिर उधर डेंसिटी इधर से इसका घटने लगता है। ओके, तो इस तरह का एनोमलस प्रॉपर्टी वाटर शो करता है। ओके चलिए, वाटर का फॉर्मूला H2O ना, H2O वाटर होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल यानी कि लाइट वोल्टाइक सेल के बारे में बात किया जा रहा है, का प्रयोग सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने करते हैं। किसमें, किसका उत्पादन होता है। अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है आपको, तो सोलर सेल आप लगते हैं तो क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा में करते हैं, विद्युत ऊर्जा में करते हैं, उसमें ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल
वो आपका सोलर एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। कहता है कि चलो भाई दे दिए सोलर सेल, या देखिएगा इसको फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ओके चलिए, सोलर सेल वगैरह आप लोग देखे होंगे ना, वहाँ मिस्टर इंडियन हैकर का एक्सपेरिमेंट देखें कि नहीं, याद होगा थोड़ा सा, वहाँ से याद रख लीजिएगा। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। जैसे सोलर कुकर आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे? सोलर कुकर देखे होंगे, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। क्या होता है? मिरर एक लगा होता है। ओके, और इस मिरर में यहाँ पे प्लेन मिरर लगाते हैं, तो इसमें सोलर कुकर होता है। यहाँ पे बहुत सारा फूड वगैरह हम लोग रख देते हैं, तो मिरर से जब लाइट यहाँ जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर इस पर आता है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस पर आता है, तो खाना यहाँ पे पक जाता है। अब यहाँ ब्लैक कोटिंग रहता है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। देखें यहाँ, तो मिस्टर जो इंडियन हैकर है, ठीक है, मिस्टर इंडियन हैकर, ओके MIH, तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था, देखे होंगे, बहुत सारा वो प्लेन मिरर लगाए थे, तो एक क्या हो गया था, पेपर जलने लगा था। ठीक है, जस्ट बताने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि जलने लगा था, यानी कि टेम्परेचर जो है लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है ना एक पॉइंट पे, तो बहुत ज़्यादा सन का एनर्जी यहाँ पे पड़ जाता है, तो वह गर्म हो जाता है जगह। ओके, तो याद रख सकते हैं सोलर जो कुकर होता है, ठीक है, सोलर कुकर, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी चीज़ फालतू नहीं बताऊँगा, जो जरूरत होगा वही बताऊँगा। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है। ओके चलिए, हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका कि विद्युत ऊर्जा को, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? तो मोटर करता है। क्या करता है? मोटर करता है। अब जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है जनरेटर। ओके चलिए, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी मोटर जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पर रूल पर बेस्ड है, और जनरेटर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, उसको याद रख सकते हैं। ओके चलिए, बाकी एक बल्ब ऐसा चीज़ होता है, क्या होता है? बल्ब होता है जो बल्ब देखिएगा ना, तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को आप देखिएगा, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और बैटरी में जो है आपका केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा स्टोर रहता है। एक सेकेंडों का लोलक, सेकेंडों का मतलब सेकेंडरी लोलक यानी कि पेंडुलम के बारे में बात कर रहा है, तो वह लोलक है जिसकी समय अवधि कितना होता है? तो सेकेंडरी लोलक का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड होता है सेकेंडरी लोलक का, इसको याद रख सकते हैं हम। देखिए यहाँ से मैं बात करता हूँ, मैं अगर बोलूँ कि सेकंड को सेकंड क्यों कहते हैं, मैं भी यूट्यूब पर से ही देखा। ओके, सेकंड को सेकंड क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्यों नहीं है? आप लोग सुने होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड। क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 60 मिनट होता है, क्या होता है? 60 मिनट, तो उसको आप 60 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 मिनट आता है। क्या आता है? 1 मिनट। 1 मिनट को जब पुनः 60 से आप डिवाइड करते हैं तो जाके आता है सेकंड, आता है ना सेकंड। मिनट को एक ऐसे बात कीजिए कि हम लोग आवर को, क्या होता है? आवर को जब डिवाइड करते हैं, पुनः लिखता हूँ ना, देखिए, आवर को जब एक बार डिवाइड किया तो आया मिनट, और मिनट को एक बार और डिवाइड किया तो क्या आ गया? मिनट को एक बार और डिवाइड किया तो आ गया सेकंड आ गया। क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो सेकंड है तो दूसरी बार में आया, यानी कि सेकंड टाइम आया, इसीलिए उसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। आंसर आपका 2 सेकंड हो गया। बाकी आगे थोड़ा चर्चा करते हैं हम। यहाँ देखिए, जो इसका पेंडुलम है, ओके, लोलक है, ओके, सरल लोलक, इसका सिंपल पेंडुलम का देखिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का। क्या होता है? टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई, यहाँ पे देखिएगा, इंटू L/G का रूट है। ठीक है, L/G, L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप लोग देखे होंगे ना, यहाँ से जो पेंडुलम जो है से वहाँ से तो बांधेंगे, ठीक है, ऐसे लटका रहता है, तो जितना लंबाई होता है वही L होता है। G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, और G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो पता ही होगा। तो ये अगर फॉर्मूला से पूछेंगे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन डालूंगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन का पहला गति नियम किसके बारे में देता है? किसकी संकल्पना देता है? ऊर्जा का, कार्य का, समय का, या जड़त्व का? तो देखिए, जड़त्व मतलब होता है जिसका जड़ जम गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसका जड़ कहीं जम गया है तो उसको बोलते हैं जड़त्व। यानी कि देखिए, जड़त्व का नियम कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अगर कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाता, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, तो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ओके, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो यही होता है जड़त्व का नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन है। अब मैं बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, तो यही मैं बता रहा था बार बार कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में याद रखिएगा, P = mv होता है, और ये F = मा देता है, कैपिटल F होना चाहिए। F = मा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही डेफिनेशन होता है फोर्स का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप लोग जानते हैं। ओके, क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे कि जो है जितना भी एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, वो एक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो यही होता है। समय को ही आप P है, छोटा P = मास इंटू वेलोसिटी, वही समय होता है। ठीक है, चलिए, एक समय का संरक्षण का सिद्धांत भी है। ओके, टोटल जो इनिशियल होता है, फाइनल समय जो मोमेंटम होता है, कंजर्व रहता है। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। थोड़ा सा तो वीडियो आज लेट हो गया क्योंकि प्रॉब्लम आपको पता है। बाकी यहाँ तक आ गए होंगे तो जेच लिख के जाइएगा, एक लाइक यहाँ से दे दीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। वंदे भारतम।